36,000 का ससुराल। आज जन्मदिन है मेरा, फिर भी पूरे दिन से घर में अकेली पड़ी हुई हूँ। मेरे पति को तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है और सहेलियों से शर्मिंदगी के कारण मिल नहीं सकती। अब तुम क्या चाहती हो? नौकरी छोड़कर घर में बैठ जाऊं मैं? और वैसे भी तुम्हें जन्मदिन पर मेरी याद कब से आने लगी? तुम तो जन्मदिन के लिए अपनी सहेलियों के घर जाया करती हो, या तो अपने जन्मदिन पर तुम उन्हें अपने घर बुला लेती हो, तुम्हारा दिन अच्छा बीत जाता है। और वैसे भी ना, शादीशुदा औरतों को पति से ज्यादा सहेलियों के साथ ही मजा आता है। हाँ, सहेलियों को घर पर बुला लूं और जो रही सही इज्जत है ना उसे भी गंवा बैठूं। अरे क्यों भाई, ऐसी क्या खराबी है हमारे घर में कि जो तुम्हारी सहेली अगर यहाँ आ जाएंगी तो तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी? खराबी छोड़ो, तुम खूबी बताओ। ऐसी खूबी क्या है तुम्हारे घर में कि 4 लोगों को यहाँ बुलाकर बिठा लिया जाए? देखो, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, कम से कम जब तक वो लोग यहाँ नहीं आई हैं इस भ्रम में तो जी रही है ना कि हम एक अच्छे खूबसूरत मकान में रहते हैं। यहाँ बुलाकर उनका भ्रम तोड़ने की जरूरत क्या है? अगर तुम्हें शर्म आती है मेरे घर में अपनी सहेलियों को बुलाने में, तो किसी बड़े बिजनेसमैन के साथ शादी करनी चाहिए थी तुम्हें। ये नौकरी करने वाले गरीब आदमी से क्यों शादी कर ली? देख रही है माँ जी आप, एक तो मैं घर की इज्जत ढकने की कोशिश कर रही हूँ, ऊपर से आपका बेटा मुझे दोष दे रहा है। अरे जन्मदिन के दिन भी झगड़ा करने से पीछे नहीं रह रही है। एक तो पत्नी को समय नहीं दे सकते, गिफ्ट खरीदना, बाहर डिनर पर ले जाना तो बहुत दूर की बात है, उल्टा घर में घुसते 4 बातें सुना रहे हैं मुझे। मैं पूछती हूँ, क्या इसी दिन के लिए शादी करके घर में लेकर आई थी आप मुझे? विक्की बेटा, क्यों बच्चे का दिल दुखाता रहता है? और आखिर ऐसा क्या गलत कह रही है? वो ठीक ही तो कह रही है। अरे बेटा, सोसाइटी में रहो ना तो उसके हिसाब से उठना बैठना भी सीखना पड़ता है। और आजकल तो शो ऑफ का ज़माना है। तुमने देखा है ना, लोग फोटो पर भी फिल्टर लगाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं। अब तो ऐसा करने से कोई उनकी शक्ल थोड़ी ना बदल जाती है। लेकिन बेटा, आजकल ट्रेंड है हर चीज़ को चमका कर दिखाने का। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, आप मेरी मम्मी हो या इसकी? दुनिया की कौन सी ऐसी सास होगी जो गलत बात में अपनी बहू को सपोर्ट करे? और आप हो कि जब देखो बहू की हाँ में हाँ मिलाती रहती हो। कभी अपनी बेटे की तरफ भी देख लिया करो मम्मी। देख बेटा, बहू एकदम सही कह रही है। बल्कि मैं तो खुद कई दिन से तुझसे बात करना चाह रही थी कि आखिर कब तक इस 2 कमरे के मकान में रहते रहेंगे हम लोग। अरे कोई मेहमान आ जाता है ना तो मुंह छुपाना पड़ता है। अरे बेटा, किसी ढंग की सोसाइटी में मकान क्यों नहीं ले लेता? अच्छी सोसाइटी में रहो तो बच्चों के ऊपर भी असर अच्छा पड़ता है। माँ, इस सोसाइटी में रहना मेरा शौक नहीं, मजबूरी है। भाई, अपना मकान है, यहाँ चैन से रह रहे हैं, किसी की झिकझिक नहीं है। अब आप क्या चाहती है, ये छत भी चली जाए सर से? अरे बेटा, मैं तुझे कोई इसे बेचने के लिए नहीं कह रही हूँ। हम अपना मकान किराए पर लगा देते हैं और अपने परिवार के लिए किसी अच्छी सी स्टैंडर्ड सोसाइटी में मकान किराए पर ले लेते हैं। अरे भाई, अच्छी सोसाइटी में रहेंगे तो किसी के सामने मुंह नहीं छिपाना पड़ेगा। हम भी रिश्तेदारों को सीना ठोक कर अपने घर बुलाएंगे। विक्की अपने बजट की बात करके माँ और पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उन दोनों के सामने उसकी एक नहीं चलती। माँ और पत्नी के बार बार कहने पर अंत में विक्की अपना मकान किराए पर देने के लिए तैयार हो जाता है और अपने परिवार के लिए एक बड़े हाई फाई सोसाइटी में एक फ्लैट किराए पर ले लेता है। ये लो, कर लो बात। हमारा मकान 11,000 में किराए पर चढ़ा है और इस सोसाइटी के मकान का किराया कितना है जानती हैं आप? अरे बेटा, क्या जीवन भर बस पैसा पैसा करता रहता है। अंतर भी तो देख, हमारी सोसाइटी और इस सोसाइटी में कितना है। अंतर तो है माँ, पैसों में भी ज़मीन आसमान का अंतर है। उसका किराया 11,000 है और इस मकान का 36,000। समझ रही हो 36,000 कितनी बड़ी रकम होती है? अरे बेटा, अच्छे घर में रहने की थोड़ी कीमत तो देनी ही पड़ती है। तू चिंता मत कर, सब मैनेज हो जाएगा। मेरा बेटा कोई किसी से कम थोड़ी ना है। विक्की अपने परिवार के साथ मकान में आकर रहने तो लगा था, लेकिन इस हाई फाई सोसाइटी में रहते हुए उसे कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं होता था। एक दिन, ममता, कौन सी स्कूल में एडमिशन कराया है तुमने बच्चों का? मेरे दोनों बच्चे तो सिटी कॉन्वेंट में जाते हैं, और आपके? क्या कहा? सिटी कॉन्वेंट? अच्छा, जाने तो तुमने तो नाम भी नहीं सुना होगा। अरे भाई, ऐसा भी क्या है कि मैंने नाम नहीं सुना होगा? शहर के सारे स्कूलों के नाम एड्रेस सब पता है मुझे। मुझे लगा तुम्हें अच्छे स्कूलों के बारे में जानकारी नहीं है, इसीलिए तुमने अपने बच्चों का ऐसे छोटे सस्ते स्कूल में एडमिशन करा रखा है। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मिड सेशन में एडमिशन नहीं मिल रहा था ना, इसलिए टेम्पररी करा दिया। वरना मैंने तो सोच रखा है कि दोनों का एडमिशन जयपुर या इंटरनेशनल में ही कराना है। अंदर आकर देख लिया माँ जी आपने? खड़े खड़े पड़ोसन ने बेइज्जती कर दी मेरी। कह रही थी इतनी सुस्ती और घटिया स्कूल में बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हो आप?
अरे क्या जवाब दे उन्हें कि हमारा पति देव तो इस घटिया स्कूल की फीस भरने में भी हर समय रोते रहते हैं। अरे भाई, अगर बच्चों का भविष्य ही नहीं बना सकते तो क्या फायदा है ऐसी कमाई का। मैं बता रही हूँ माँ जी, दोनों बच्चों का एडमिशन किसी ढंग के स्कूल में करवा दीजिए, वरना कल से मैं तो बच्चों को लाने छोड़ने नहीं जाऊंगी। कॉलोनी में मेरी भी कुछ इज्जत है, 4 लोग देखते हैं तो मजाक उड़ाते हैं कि हम अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अरे चिंता मत कर, शाम को विकी आएगा ना तो मैं उससे बात करूंगी, देख लेना बच्चों की बात आएगी तो तुरंत हाँ कर देगा। शाम के समय विकी की माँ उससे बच्चों का एडमिशन बड़े स्कूल में कराने के लिए कहती है। हमेशा की तरह इस बार भी विकी के मना करने का किसी के ऊपर कोई खास असर नहीं हुआ। इसलिए पिछले 4 सालों से जिस स्कूल में दोनों बच्चे पढ़ रहे थे उस स्कूल से नाम कटवाने के बाद दोनों बच्चों का शहर के नामी गिरामी स्कूल में एडमिशन करा दिया जाता है। मम्मी पापा, क्या ज़रूरत थी आपको मेरा स्कूल बदलवाने की? अरे मुझे नहीं पसंद ये नया स्कूल। सब बच्चे पता नहीं हमेशा अकड़ ही दिखाते रहते हैं, कोई मेरी मदद नहीं करता, कोई मुझे दोस्त बनाना नहीं चाहता। अरे बेटा, अभी तेरा नया एडमिशन हुआ है ना, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। कुछ दिन में तू स्कूल में बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा, फिर तुझे पता भी नहीं लगेगा कि तूने स्कूल चेंज किया है। बड़ा बेटा बिट्टू रोज स्कूल से आकर रोता पीटता, लेकिन माँ और दादी पर उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ता था। देखिए, आज से ना आप टैक्सी से जाना शुरू कर दीजिए। मुझे आपका ये रोज़ रोज़ गाड़ी को धक्के मारकर स्टार्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे कॉलोनी में अपनी कोई इज्जत है कि नहीं? देख रहे हो, पड़ोस वाले गुप्ता जी के यहाँ 22 लाख रुपए की गाड़ी है, अरे एक आपकी 5 लाख वाली गाड़ी, वो भी ढंग से समय पर कभी स्टार्ट नहीं होती। फिर ऐसी गाड़ी होने से तो गाड़ी का ना होना ज़्यादा अच्छा है। अच्छा जी, अभी कुछ महीने पहले तक तो इसी गाड़ी में तुम बहुत सीना फुला के बैठती थी, अब अचानक से ये खटारा हो गई। देखो, मुझसे ना बेकार की बातें मत किया करो। मुझे जो कहना था कह दिया। या तो अपने लिए नई कार का इंतज़ाम कर लो, वरना कल से टैक्सी से आना जाना शुरू कर दो। मुझे ये खटारा गाड़ी अब अपने घर के सामने खड़ी भी नज़र नहीं आनी चाहिए। कबाड़ी वाले को तो 2-4 हज़ार मिले कम से कम। अरे बेटा, तू घर से बाहर निकलता है तो क्या आंखों पर पट्टी बांध लेता है? तुझे दिखाई नहीं देता कॉलोनी में रहने वाले लोगों के पास कितनी बड़ी बड़ी सुंदर आलीशान गाड़ियां हैं, और ये तेरी नास पिटी खटारा गाड़ी। जब तक सारे मोहल्ले को पता ना लग जाए कि ये महारानी सड़कों पर जा रही हैं, तब तक मजाल है जो ये स्टार्ट हो जाए। अगले दिन ये सेकंड हैंड कार खरीदने वाले लोग हैं। अरे किसने बुलाया? मैंने बुलाया, और कौन बुलाएगा? तुम में तो इतना दिमाग है नहीं कि पुरानी गाड़ी को बेचकर नया सामान खरीदा जाए। अब मुझे ये सब देखना पड़ेगा ना। अरे भाग्यवान, 4 पैसे हैं जो मैंने बुरे वक्त के लिए संभाल कर रखे। तुम मेरे सारे पैसे में आग लगाने पर क्यों तुली हो? जरूरत क्या है गाड़ी की? गाड़ी हमने अपनी सुविधा के लिए ली हुई है, कॉलोनी वालों को दिखाने के लिए नहीं। मैं अपनी पुरानी गाड़ी बेचने वाला नहीं हूँ। मेरा काम बड़े आराम से चल रहा है इस गाड़ी से। मुझे गाड़ी बेचने और नई गाड़ी खरीदने का कोई शौक नहीं है। तुम मुझे हमेशा इस बात का एहसास करा ही देते हो कि इस घर पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। अगर इस घर के सारे फैसले तुम्हें ही लेने हैं तो आखिर मैं इस घर में हुई क्यों? मुझे क्या इस घर में झाड़ू पोछा करने और खाना बनवाने के लिए लेकर आए थे? देखो, मैं बता रही हूँ। इतना कहकर ममता जोर जोर से रोने लगती है। अरे बिल्कुल भी शर्म लिहाज नहीं है क्या तुम दोनों के अंदर? किसी के भी सामने लड़ने मरने को तैयार हो जाते हो। मेरा तो तुम्हें कोई लिहाज बचा ही नहीं। कम से कम कोई बाहर से आया हुआ है, उसका ही लिहाज कर लो। ए विकी, ध्यान से सुन ले। अभी तू जा और उन्हें अपनी गाड़ी दिखा। गाड़ी बेचनी है कि नहीं, इस बात पर ये कुत्ते बिल्ली वाला झगड़ा उनके जाने के बाद करना। माँ के कहने पर विक्की जाकर गाड़ी देखने आए हुए लोगों को अपनी गाड़ी दिखा देता है खरीदारों के जाने के बाद। विक्की, तेरी ना आदत ही खराब हो गई है। तूने तो कसम खा ली है कि बहू की कोई बात तुझे माननी नहीं। अरे क्या गलत कह रही है वो? नई गाड़ी खरीदेगा तो उसमें बैठकर ऑफिस तो तू ही जाएगा ना। वो बेचारी तो महीने 2 महीने में कभी एक बार गाड़ी में बैठती है। आप दोनों को तो ऐसा लगता है ना कि पैसे पेड़ पर लगते हैं। मैं रोज पैसों के बगीचे में जाता हूँ और तोड़ कर ले आता हूँ। अरे भाई, बहुत मेहनत लगती है 4 पैसे कमाने में, पर आप दोनों को तो ऐसा लग रहा है कि बस दोनों हाथों से पैसे उड़ाते जाओ। अच्छा, अब तू इतना बड़ा हो गया है कि अब माँ के आगे जबान चलाएगा? मैं कहती हूँ छोड़ इस खटारे का पीछा और बहू की पसंद की एक बढ़िया सी गाड़ी ले आ। माँ की तरफ से हरी झंडी मिलते ही अब तो ममता का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया था। 3 दिन तक अनशन करने के बाद आखिरकार बेचारा विकी दोनों सास बहू के आगे हथियार डाल देता है और जल्दी ही उनके घर में स्विफ्ट की जगह महंगी गाड़ी नजर आने लगती है।
कैसे आदमी से शादी हो गई है मेरी? अरे कभी इसके मुंह से तारीफ के दो बोल नहीं निकलते। अरे शुक्रिया अदा करो मेरा, मैंने सोसाइटी में स्टैंडर्ड ऊपर कर दिया, वरना खटारे में बैठकर रोज ऑफिस जाते थे और अपने साथ साथ मेरी भी नाक कटवाते थे। अब देखो, लगता है कि कोई आदमी निकल रहा है कॉलोनी से। हाँ, अभी तुम लोगों को समझ में थोड़ी ना आएगा। जब हमें कटोरा लेकर मंदिर के बाहर बैठना पड़ेगा ना, तब रुकोगी तुम दोनों सास बहू। अभी तो करो अपनी मनमानी। अरे बहू, तैयार हो गई कि नहीं? मैं तो कब से तैयार हूँ माँ जी। मुझे पता है आप मिसेस सिन्हा के यहाँ जाने की बात कर रही है ना। हाँ बेटा, कई बार बुला चुकी है। चलो आज चलते हैं उसके घर, चाय पानी पी कर आते हैं। जल्दी जल्दी तैयार होकर ममता और उसकी माँ मिसेस सिन्हा के यहाँ पहुँच जाती हैं। उनके घर जाकर तो दोनों सास बहू की आंखें खुली की खुली रह गई थी। वापसी के समय, देख लिया माँ जी आपने, इससे कहते हैं घर। और एक हमारा घर देख लो, ऐसा लगता है कबाड़ी की दुकान से खरीद कर लाया सामान हमने अपने घर में सजाया है। आपने टीवी देखा था उनका? 65 इंच का टीवी लगाया है कमरे में। अरे कहा आपकी सुपुत्र है, 40 इंच का टीवी लेने के लिए 100 बातें सुनाई थी उन्होंने मुझे। उनका बस चले ना तो मोबाइल को ही दीवार पर लटका दे और कहे इसी में देख लो जो देखना है। अरे ठीक कह रही है बेटा, पर तू चिंता मत कर, आज ही चलकर कान खींचती हूँ। हम कोई किसी से कम थोड़ी ना है। अब तो हमारे घर भी 65 इंच का टीवी आकर रहेगा। देखिए जी, मैंने और माँ जी ने डिसाइड किया है, अब हम लोग नया टीवी खरीद रहे हैं। बहुत हो गया ये 40 इंच का टीवी। आपको पता भी है कुछ, आजकल 65 इंच से नीचे का टीवी नहीं है सोसाइटी में किसी के घर भी। हमारा भी कोई क्लास है कि नहीं? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अगर इतने ही शौक पूरे करने हैं ना तुम्हें, तो घर से बाहर निकलो और 4 पैसे कमा कर लाओ। तुम्हारे हाई फाई खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। पति की सैलरी कितनी है ये भी जानती हो या सिर्फ फरमाइशी करनी आती है? अरे हाँ हाँ पता है, तू ऐसे ही ड्रामा करने वाला है, पहले से पता था। इसीलिए हमने पहले ही EMI पर टीवी लेने का मन बनाया है। तुझसे एक मुश्त पैसा कोई मांग भी नहीं रहा, बस हर महीने 4000 की किस्त बनेगी, उसे भरते रहना। जब से इस नई सोसाइटी में आए थे, दोनों सास बहू ने विक्की का जीना मुश्किल कर रखा था। पहले दोनों बच्चों के स्कूल चेंज करवाए, फिर उसके बाद घर के पर्दे, नई गाड़ी, टीवी, फ्रिज, किचन के लिए नया माइक्रोवेव ओवन, पता नहीं क्या क्या ऑर्डर किया था दोनों सास बहू ने। जब भी विक्की पैसा ना होने की बात करता तो ममता और उसकी सास EMI पर सामान खरीदने का सोल्यूशन देकर फट से सामान ऑर्डर कर लेती। कुछ दिन बाद, क्या बात है, आजकल आप ऑफिस से बड़ा लेट आने लगे हो? पहले तो 6:30 बजे तक घर पहुंच जाते थे, अब देख रही हूँ 11 बज जाते हैं, लेकिन आपका कोई अता पता नहीं होता। तुम्हें वैसे भी मुझसे मतलब ही क्या है? तुम दोनों सास बहू को अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने से फुर्सत मिले तब तुम मेरे बारे में सोचोगी ना। बहुत थक कर आया हूँ, बहस करने का कोई मूड नहीं है। जाओ जाकर खाना लगा दो। पति की बात सुनकर ममता उसके लिए खाना लगा देती है। अगले कुछ दिनों तक बात ऐसी ही आई गई हो जाती है। 2 दिन बाद अचानक ही मकान मालिक उनके घर पहुंच जाता है। अरे भाई 3 महीने हो गए रिमाइंडर देते हुए, अब तो आपके बेटे ने मेरा फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया है। अरे बहन जी, मेरे मकान में रह रहे हैं आप लोग, तो किराया दिए बिना मुफ्त में रह लेंगे क्या? गलती कर दी मैंने जो आप लोगों को शरीफ इंसान समझकर अपने घर में रहने दिया। मुझे पता होता ना कि आप लोग इतने बड़े डिफ़ॉल्टर निकलेंगे तो अपने मकान में घुसने भी ना देता मैं आपको। अरे भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? हम वाकई शरीफ लोग हैं। पता नहीं ऐसा कैसे हो गया कि मेरे बेटे ने किराया नहीं दिया। ज़रूर भूल गया होगा। अरे बड़ा मेहनती और ईमानदार बच्चा है वो। प्लीज़ उसके बारे में ऐसे अनाप शनाप बातें मत करिए आप। हाँ, देख लिया आपके बेटे की शराफत को मैंने, और आप लोगों की भी। घर के बाहर इतनी बड़ी गाड़ी खड़ी कर रखी है, लेकिन किराया भरने की औकात नहीं है। चले आते हैं किराया पर मकान लेने के लिए। देखिए, आखिरी वार्निंग देने आया हूँ आप लोगों को। अगर 1 हफ्ते के अंदर मेरा किराया नहीं मिला ना तो पुलिस को लेकर आऊँगा मैं और अपना घर खाली करवा लूँगा। जब किराया भरने की हैसियत नहीं थी तो इतना बड़ा मकान किराया पर लेने की ज़रूरत क्या थी? अरे भाई साहब, आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? थोड़ा आराम से बात करिए ना। अड़ोस पड़ोस के लोग सुनेंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? एक तो मेरा किराया दिया नहीं, ऊपर से इन्हें अपनी इज्जत की भी चिंता हो रही है। इज्जत तो तुम्हारी 1 हफ्ते बाद पता लगेगी मोहल्ले वालों को। मकान मालिक की इस तरह की बातें सुनने के बाद ममता और उसकी सास दोनों ही बड़ा छोटा महसूस कर रही थी। ममता बेटा, ये मकान मालिक आकर 36,000 के लिए इतनी बातें सुना क्या? और उसकी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई भिखारी हो। सच्ची, इतना छोटा मैंने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं किया।
तभी विक्की को उसके ऑफिस के 2 दोस्त लेकर घर पहुंचते हैं। अरे क्या हो गया विक्की, ऐसे तुझे पकड़ कर क्यों ला रहे हैं ये लोग? अरे बेटा जल्दी बता, मेरा जी घबरा रहा है। अरे आंटी जी, अब क्या आपका जी घबरा रहा है? आप लोग बिल्कुल ख्याल नहीं रखते इसका। सुबह के 9 बजे से रात के 11 बजे तक ऑफिस में बैठ कर काम करता रहता ही है। लगता है आप लोगों को इसकी पड़ी नहीं है। अरे ऐसी कौन सी बहुत बड़ी समस्या आ गई है आप लोगों के घर पर कि इसे रोज रोज ओवर टाइम करना पड़ रहा है? हमने तो बहुत पूछा लेकिन बताता नहीं कुछ। अब आप लोग आपस में समझिए और अपने खर्चों को ना थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करिए, वरना इतनी मेहनत करेगा तो उसका असर इसकी सेहत पर पड़ना तो तय है। विक्की ये क्या हालत बना रखी है बेटा तूने, और क्या ज़रूरत है तुझे डबल शिफ्ट में काम करने की? तुझे कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? माँ, आपको कब से मेरी चिंता होने लगी? ये इतनी बड़ी गाड़ी खड़ी की है घर के बाहर, घर में 65 इंच का टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, उसके सारे आप दोनों सास बहू की ज़िंदगी बीत जाएगी ना। मेरी चिंता करने की आप लोगों को ज़रूरत ही क्या है? ओवर टाइम ना करूँ तो क्या करूँ मैं? 3 महीने का किराया पेंडिंग है इस मकान का। मैंने पहले ही मना किया था कि 36,000 किराए वाले मकान में शिफ्ट होने का मुझ पर दबाव मत बनाओ, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। अब इतनी बड़ी सोसाइटी में मकान खरीदा था तो कम से कम अपने 2-4 खर्चे कम करने चाहिए थे ताकि बजट मेंटेन हो सके, लेकिन नहीं। यहाँ आने के बाद तो आप दोनों ऐसे व्यवहार करने लगी जैसे हमारे हाथ कोई कुबेर का खजाना लग गया हो। अब घर का खर्चा चलाने के लिए मुझे कुछ तो करना ही था। आप लोगों को पता भी है, पिछले 2 महीने से मकान मालिक से मुंह छुपाता घूम रहा हूँ मैं। मुझे कितनी शर्मिंदगी का एहसास हो रहा होगा, आप लोग नहीं समझ सकते कभी। विक्की की बात सुनकर ममता और उसकी सास को एहसास होता है कि उन्होंने वाकई परिस्थितियों को समझे बिना दूसरों की नकल करने में सब कुछ बिगाड़ लिया है। अपनी गलतियों पर उन दोनों को बहुत पछतावा होता है और वो विक्की से माफ़ी मांगकर सब कुछ सही करने के लिए अपने पुराने घर में वापस जाने के लिए तैयार हो जाती हैं।